नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ईरान इजराइल के युद्ध से भागे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र के नाम संबोधन करके, जिस युद्ध ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, वह युद्ध समाप्त होगा, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस वक्त जो पूरे विश्व में घटित हो रहा है वह बहुत चौंकाने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से कहा कि युद्ध खत्म होने में 4 हफ्ते और लगेंगे, पहले उन्होंने कहा 48 घंटे, फिर 10 दिन का वक्त ले लिया, फिर अब 4 हफ्ते का वक्त ले लिया। एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति की बात जब झूठ होती है तो फिर विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन जो वक्त लिया, उस वक्त में भी जो बयान दिया वह भी झूठा रहा। ईरान उन सभी बातों को खारिज करता रहा। जीत को लेकर के ट्रंप के फर्जी डंके के बीच इजराइल पर बड़ा हमला, आप कह सकते कि सबसे बड़ा हमला ईरान ने कर दिया और हम मची दिया। अमेरिका के टुकड़ों में बंटवा कर ही दम लेंगे, ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि मिडिल ईस्ट से खत्म करने का। अब हालात यह हो गए हैं इसके कि आज 11,000, माफ कीजिएगा, 10 मिनट के अंदर 11 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डूब गया ट्रंप के बयान के बाद। भारत का बात कर रहा हूं मैं, विश्व की बात छोड़ दीजिए, मैं भारत की बात हम लोग करें। 10 मिनट के अंदर 11 लाख करोड़ रुपया डूब गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ट्रंप भारत को भी बर्बाद कर रहे हैं? क्या यह सच नहीं है? विपक्ष मोदी को दौड़ा रहा है, खदेड़ रहा है, और 56 इंच का सीना जो मोदी जी का है वह राजनाथ सिंह के पीछे छिप रहा है। राजनाथ सिंह आ जाते हैं, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री आ जाते हैं। जरा यह ज्ञानी लोग हैं, ये लोग ज्ञानी हैं, जरा भाजपा के अंदर आ जाते हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि विपक्ष बदनाम कर रहा है देश को और गुमराह कर रहा है देश की जनता को, यह वित्त मंत्री कहती है। और मैं इधर उधर की बात नहीं करके सीधी बात कर रहा हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति जो हैं, उनके हस्बैंड, वह कह रहे हैं कि यह झूठ बोल रही है, सरकार झूठ बोल रही है, वित्त मंत्री झूठ बोल रही है, झूठा आंकड़ा देती है। तो किसका सुने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर का या फिर मोदी का? जैसे मोदी की कोई बातें सच नहीं हुई, वैसे ट्रंप की कोई बात सच नहीं हुई। अब इस बीच ईरान ने खूब अच्छे से धो दिया, और धोने के बाद जो हालात रहे वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहे। टेक कंपनी ओरेकल ने 30,000 लोगों को काम से निकाल दिया, क्योंकि काम नहीं है, बर्बादी हो रही है, तो 30,000 लोगों को निकाल दिया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से लॉकडाउन लग रहा है। स्कूल कॉलेजेस बंद हो जा रहे हैं, घर से ऑनलाइन क्लास कर लो। बड़े बड़े आईटी सेक्टर के दफ्तर बंद हो रहे हैं, घर से काम कर लो। गाड़ी नहीं चलना चाहिए, बस बंद करो। जो कार लेकर के ऑफिस आ जा रहे हो उसको बंद करो, घर से बैठ करके काम कर लो। यह सारी चीजें जो चल रही हैं, आम लोगों के जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा।
और दूसरी चीज, पेट्रोल को 8 रुपया लीटर और डीजल को 25 रुपया लीटर फिर बढ़ोतरी हो गई। पहले 5 रुपया हुआ था, फिर 8 रुपया हो गया। तो पेट्रोल 8 रुपया लीटर बढ़ गया और डीजल 25 रुपया लीटर बढ़ गया। दूध 4 रुपया लीटर पर बढ़ गया। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप अगर कहीं जा रहे हो, तो एक उदाहरण के तौर पर अगर कहूं तो जो विमान हवाई जहाज से लोग जाते थे, तो जो किराया 5,000 था वह किराया 10,000 का हो गया। जो 5,000 का था वह किराया 10,000 का हो गया। लेकिन इस बीच बैंक की हालत बहुत खस्ता हो गई। अब बैंक को समझ नहीं आ रहा है क्या करे ना करे। बैंकों में सोना जो रखकर कर्ज लिया हुआ है लोगों ने, भारत में 16 लाख करोड़ का लोन बैंक में सोना रख करके लोगों ने लिया है। अब सोना रख करके लेने का मतलब है कि बैंक कर्ज के लिए फोर्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि जितना का सोना होता है उससे कम बैंक देता है कर्ज। ऐसे में ग्राहक कर्ज चुका पाने में ग्राहकों को मुश्किल हो रही है काम धाम के वजह से। अब ऐसे में होटलों का यह है कि जो खाने की थाली की कीमत 40 रुपया थी, जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी सब मिल जाता था, 40 रुपया में एक थाली मिलता था। उसमें छोटा छोटा खाना होता, वो छोटे छोटे में देते हैं लोग। एक आदमी मतलब अपना किसी तरह से, एक मजदूर अपना जीवन चला लेता था। उस खाने वाले थाली की कीमत 80 रुपया हो गई। कितना? 80 रुपया। ध्यान दीजिएगा आप दर्शक। अब यह सारी चीजें हैं तो वह गरीब मजदूर कहां जाए? दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, बेंगलोर हुआ, हैदराबाद हुआ आदि जगहों पर लाइन लगाकर कतार लंबी लंबी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर देखा जा रहा है। दिल्ली के आनंद विहार से भी जब खबरें आ रही हैं तो वह उनका कहना है कि 2-2, 3-3 दिन से खाना नहीं खाए हुए हैं। खाना खाने की दिक्कत हो रही है। 300 रुपया 400 रुपया किलो पर गैस भरा जा रहा है। हम कहां से लाएं? और काम धंधा बंद, कंपनियां बंद हो रही हैं। ऐसे में मजदूर जगह छोड़ छोड़ करके स्थानांतरण यानी कि पलायन की तरफ फिर होने लगे हैं, अपने गांव के तरफ पलायन करने लगे हैं। यानी कि जो प्रवासी आते हैं वह वापस घर को जा रहे हैं, कुटिया को जा रहे हैं। अब ऐसे में हालात कोरोना काल से बदतर परिस्थितियां होती हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ इसमें फर्क यही है कि उस वक्त बीमारी थी और एक दूसरों से बात करने से, मिलने से लोग परहेज करते थे, और इस बार खुलेआम घूमकर लोग यह कह पाएंगे कि मैं भूखा हूं और पैसे नहीं है मेरे पास, और कर्ज देने वाले के पास भी पैसा नहीं रहेगा। यानी कि सामान आम दिनचर्या जो है। अब इसमें एक चीज और भी आ रही है कि जो सामान के पैकेट आते थे उसके क्वांटिटी को कम कर दिया गया है। अब जैसे एक बिस्किट का पैकेट आप लेते थे, उसमें 5 बिस्किट आ रहा था, तो अब 4 बिस्किट आएगा और रेट उससे ज्यादा होगा। यानी कि इधर से समझ ना पाए और सामान उसमें कम निकले और रेट थोड़ा सा बढ़ा दे और प्रोडक्ट में कुछ घटा दे ताकि प्राइस मेंटेन हो जाए। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि 5 रुपया का बिस्कुट मिलता नहीं, 10 रुपया के बिस्कुट 20 रुपया हो जाएंगे। अब इन सभी परिस्थितियों के बीच किसान जो कोरोना काल के अंदर भी लोग देश की सरकार को +3% की जीडीपी दिया था, वह किसान को भी अब खाने के लाले पड़ने वाले हैं क्योंकि यूरिया नहीं मिल रही है। अब ऐसे में यह मोदी की सरकार
कितना बड़ा विकासशील सरकार है, इसे आप समझ सकते हैं। अब आते हैं इन मुद्दों पर कि एनडीए गठबंधन जिस तरह से इस वक्त है और जिस सिचुएशन में है, नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 240 सांसदों पर टिकी हुई है। 240 सांसदों की यह पार्टी 53 एनडीए गठबंधन के घटक दलों के सांसदों के बल पर समर्थन है सरकार का। जो जादुई बहुमत का आंकड़ा 272 का है, वह 293 है। ऐसे में बिहार से नीतीश कुमार ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी मुश्किल में आकर के खड़ी हो गई है। वह भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना सीएम बनाने का प्रयास कर रही है, वह सीएम बनाने का प्रयास उसका असफल होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में पेच फंस गया। नीतीश कुमार एमएलसी पद जो था उससे इस्तीफा जो देना है, एमएलसी पद के इस्तीफे सादा कागज पर सिग्नेचर से जो गए और खुद नीतीश कुमार नहीं गए इस्तीफा देने के लिए, और जो खत गया लिफाफे में उस पर हस्ताक्षर जो है वह डुप्लीकेट कहा जा रहा है। अब अगर वह डुप्लीकेट है तो फिर वहां पर बड़ी महत्वपूर्ण है कि वह कोर्ट को चुनौती मिलेगी और उससे यह साबित होता है कि नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा नहीं दिया तो फिर राज्यसभा सांसदी उनकी निरस्त हो जाएगी। संविधान यह कहता है, संविधान के अनुसार, कि अगर बिहार का सीएम कोई है या किसी राज्य का सीएम है तो संवैधानिक तौर पर, संविधान के आधार पर वहां के 2 सदनों का मेंबर जरूर होना चाहिए। अब बिहार में 2 सदन है, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। इन दोनों जो एमएलसी या विधायक वाली जो बात है, दोनों में से एक होना चाहिए। तो नीतीश कुमार एमएलसी थे और एमएलसी पद से इस्तीफा होता है तो सीएम पद से इस्तीफा स्वतः मान लिया जाएगा। लेकिन संविधान यह भी कहता है कि अगर किसी भी सदन का कोई व्यक्ति मेंबर ना हो तो भी वह कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी, यानी कि मेंबर किसी भी एक सदन का बनना पड़ेगा। ऐसे में पेच फंसा हुआ है और नीतीश कुमार इस्तीफा दे नहीं रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने जो 4 शर्तें रखी, वह 4 शर्तें भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान कर रही है। नंबर 1 शर्त जो नीतीश कुमार ने रखा कि अगला मुख्यमंत्री का नाम अभी तय हो। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह पहले बताया जाए। और उसके आगे यह जेडीयू कहती है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके कुर्सी छोड़ते ही अगला सीएम कौन होगा इसका ऐलान तुरंत किया जाए। वह किसी ऐसे चेहरे को कमान नहीं देना चाहते जो भविष्य में उनकी पार्टी जेडीयू को ही खत्म कर दे। वह चाहते हैं कि अधिकारी उनकी पसंद का हो या कम से कम ऐसा हो जो जेडीयू के अस्तित्व को चुनौती न दे। यह नीतीश कुमार चाहते हैं और नीतीश कुमार के समर्थन से मोदी की सरकार है। दूसरा शर्त जेडीयू का यह है कि गृह मंत्रालय का कंट्रोल। बिहार में सालों से गृह मंत्रालय अमित शाह के पास, नीतीश कुमार के पास रहा है। यह विभाग पुलिस के प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। नीतीश की शर्त है कि नई सरकार में भी गृह मंत्रालय या तो जेडीयू के पास रहे या फिर उनके किसी सबसे भरोसेमंद व्यक्ति के पास। वह सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते नीतीश कुमार। ऐसे में तीसरा और होता है कि विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर जो होगा विधानसभा का, वह जेडीयू का होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी को जब तोड़ती है तो उसमें अहम हिस्सा, किरदार जो होता है वह स्पीकर निभाता है। स्पीकर चाहे तो उसे सदस्यता दूसरी पार्टी का दिला सकता है, मान सकता है, और न चाहे तो नहीं मान सकता। ऐसे में नीतीश कुमार का कहना है कि राजनीति में स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब गठबंधन की सरकार हो।
नीतीश जानते हैं कि अगर भविष्य में जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हुई तो स्पीकर ही उसे बचा सकता है, इसलिए वह इस पद पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं। यानी कि स्पीकर पर कोई समझौता नहीं होगा और विभागों का नया फार्मूला जो है वह तय हो। नीतीश चाहते हैं कि हस्तांतरण से पहले यह साफ हो जाए कि एनडीए के किस घटक दल को कौन सा विभाग दिया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी तो पूरी पर कब्जा करना चाहती है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार इस्तीफा तो नहीं दे रहे। ऐसे में नीतीश कुमार की सुरक्षा जो है, सुरक्षा घेरे को अचानक गृह मंत्रालय के आदेश से बढ़ा दिया गया। अब कहा यह जा रहा है नीतीश कुमार के जान को खतरा है, तो सवाल यह उठता है कि इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन और जिस कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई है, जिसने अपने परिवार के कई प्रधानमंत्रियों को खोया है इस देश के लिए, अपनी पूरी संपत्ति इस देश को दी, उस खानदान के व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को जब संकट था, खतरा था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा। तो प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय से नहीं जवाब आता है, जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आता है कि प्रधानमंत्री को इतनी बार आपने गालियां दी है, आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो नीतीश कुमार को क्या, नीतीश कुमार तो 11 बार पलटी मार चुके हैं, 12वीं बार पलटी मारने की फिराक में है, तो उनको सुरक्षा क्यों। और नीतीश कुमार सीएम तो है नहीं इस वक्त। अगर एमएलसी के इस्तीफे को मान लिया जाए कि वह सत्य है तो फिर उनका सीएम पद से इस्तीफा स्वतः मान लिया जाएगा, लेकिन अगर वह फर्जी है तो नीतीश अभी भी सीएम है। ऐसे में नीतीश कुमार ने पेच फंसा दिया है। अब आते हैं चंद्रबाबू नायडू, जो मोदी के फैसले से संकट में आ गए हैं और महंगाई वोट बैंक छीन ले रही है चंद्रबाबू नायडू की। आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी अब बहुत जल्द टूटने वाली है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर सी फूड्स मछुआरे जो समुद्री किसान हैं, डीजल का अचानक 25 रुपया और 30 रुपया लीटर बढ़ना, और जो मछुआरे हैं समुद्री किसान जिन्हें कहा जाता है, समुद्र में जब मछली मारने के लिए जाते हैं तो 3 से 4 दिनों में वह वापस आते हैं। अच्छा खासा शिप के अंदर डीजल उपयोग होता है। ऐसे में मोदी सरकार ने उस किसानों के यूज करने वाले डीजल को कमर्शियल में तब्दील कर दिया डोमेस्टिक से। जब आम व्यक्ति को 90 रुपया में डीजल मिल रहा था तो उन्हें भी 90 में मिल रहा था, लेकिन उस पर 22 रुपया की सब्सिडी बढ़ा देने के कारण और कमर्शियल में तब्दील करने के कारण अब उन किसानों को 112 रुपया लीटर डीजल मिलेगा। ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि जो बीती रात 8 रुपया पेट्रोल और 25 रुपया लीटर डीजल भरा, तो इसका मतलब है उन्हें डीजल तकरीबन 150 रुपये लीटर उन किसानों को मिलेगा। ऐसे में अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया था तो 25,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान चंद्रबाबू नायडू सरकार को सिर्फ सी फूड्स मछुआरों के व्यापार रुकने के कारण हुआ। तो अब वह मछुआरे हाथ पांव उनके फूल रहे हैं और पूरा व्यापार बंद होने की कगार पर आ गया। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू क्या फिर से सब्सिडी मांगेंगे और मोदी सरकार देगी? वह सरकार जो इतिहास में पहली बार 1947 में देश आजाद होने के बाद 2026 जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए और सबसे कम कार्यकाल, अगर हम काउंटिंग कर लें इस बात को याद कर लें एक बार, कि बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, देवी गौड़ा, चंद्रशेखर सिंह सबसे छोटा कार्यकाल रहा। इन लोगों ने भी कभी एडिशनल प्रोटेक्शन फंड नहीं मांगा, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने ईरान इजराइल के इस युद्ध में क्या आपदा आने वाली है यह समझ रही है और 1 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल फंड उसने प्रस्ताव पारित कर लिया। यानी कि उस 1 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल मोदी की सरकार चुनाव लड़ने में और खाने पीने में मस्त रहेगी। लेकिन देश की जनता के जो हाव भाव इस वक्त है और जो प्लान का सिलसिला शुरू है और जिस तरह से बाकी के रिकॉर्ड आप दर्शकों को मैंने बताया, अब हालात यह हो जाएंगे कि यह कोरोना काल तो नहीं है लेकिन लॉकडाउन जरूर है, क्योंकि आप
ऑफिस दफ्तर नहीं जाएंगे काम करने के लिए, घर बैठे ऑनलाइन काम करेंगे, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे, बस नहीं चलेगी ताकि डीजल का कंज्यूम ना हो, और यहां तक कि कार हो, बस हो, बाइक हो, इस पर लगाम लगेगा और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ट्रांसपोर्टिंग का जो मामला है, ट्रांसपोर्ट के अंदर अब डीजल का यह रेट और गैस का रेट बढ़ने के बाद परिस्थितियां यह है कि डीजल का रेट और पेट्रोल का बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टिंग का खर्च बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टिंग का खर्च बढ़ने से ना तो उस उद्योगपति को नुकसान होगा और ना तो गाड़ी मालिक को होगा, ना ट्रांसपोर्ट मालिक को होगा। ऐसे में जो भी कीमतें उस पर बढ़ेंगी वह सब कुछ सरप्लस उस प्रोडक्ट पर होगा जो प्रोडक्ट आप आम जीवन में अपने दिनचर्या के लिए खरीदते हैं, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया, बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, आदि आदि सामान जो भी आप यूज करते हैं वह अब डबल रेट के स्तर पर पहुंचने वाला है जल्द। अभी जो 25 रुपया और 8 रुपया रेट बढ़ाए जा रहे हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और है कि 9 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को इन 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, वोटिंग समाप्त हो जाएगी। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, 4 राज्य, पांडिचेरी, केंद्र शासित प्रदेश, इन 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर कुछ बहुत अभी रुके हुए हैं चीज। जैसे ही 29 अप्रैल को आखिरी मतदान पश्चिम बंगाल का होगा, 1 मई से पेट्रोल तकरीबन 150 रुपया लीटर इस देश में मिलेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ेगी। अब यह चीजें चंद्रबाबू नायडू के वोट बैंक पर सीधे असर डालती हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो आया था, जिस तरह से धोखे से मोदी सरकार ने पास किया, जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए कहा था, क्योंकि मोदी की सरकार 240 सांसदों पर टिकी हुई है, 53 एनडीए गठबंधन का है, जिसमें नीतीश कुमार के 12 सांसद, चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18, यानी कि यह 30 सांसद वाली पार्टी जो है, 2 चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू, अगर यह समर्थन वापस लेती है तो सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार का पेच बिहार से पटना तक, पटना से लेकर दिल्ली तक हरकंप मचा हुआ है। इमरजेंसी पर इमरजेंसी बैठक केंद्र सरकार भी बुला रही है। भाजपा के अंदर हलचल तेज है। जेडीयू इधर से उधर पलटने का खेल करता हुआ नजर आ रहा है। जो बिहार के विपक्ष की पार्टियां, महागठबंधन जिन्हें कहा जाता है, असुद्दीन ओवैसी, AIMIM और बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक, यानी कि इन सभी को मिलाकर के 130 विधायकों की एक टोली की सूची तैयार होती नजर आ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने यह 4 शर्तें नीतीश कुमार की नहीं मानी तो वह सुरक्षा घेरा टूट जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए सुरक्षा बढ़ाई है कि कोई न मिल पाए और न नीतीश किसी से मिल पाए, वह घेरा टूट जाएगा और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का वोट बैंक वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से मुस्लिम समुदाय और टैरिफ और नरेंद्र मोदी की इस बढ़ोतरी से समुद्री किसान, सी फूड्स मछुआरे और मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, या आंध्रा के जो मजदूर है, वह वोट बैंक चंद्रबाबू नायडू से खसक रहा है। और यह खसकने का तात्पर्य यह है कि चंद्रबाबू नायडू की अब चुप्पी टूटने वाली है, और यह चुप्पी कहीं ऐसा न हो 2018 में जिस तरह चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, तो नरेंद्र मोदी सरकार बच गई थी, क्योंकि 14 में 285 सांसदों के साथ पूर्ण बहुमत में भाजपा आई थी। इस बार अगर समर्थन वापसी लिया चंद्रबाबू नायडू ने, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह करके गिर जाएगी। ईरान इजराइल के युद्ध ने जो कहर बरपाया है, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, और जो दद्दू हैं अंधभक्तों के, और जो मोदी के माय फ्रेंड ट्रंप हैं, जिनके लिए वोट मांग रहे थे, वह ट्रंप दुम दबा करके भाग गए, बीच मझधार में मोदी को छोड़ गए। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TFD इंडिया News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।